मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप पहले यूएस प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ कोरिया की धरती पे कदम रखा है। नॉर्थ कोरिया का वजूद जो आज के टाइम में डीपीआरके है, इसका वजूद सामने आया था 9 सितंबर 1948 को। तब से लेकर अब तक नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस विद यूएसए काफ़ी ख़राब रहे हैं और किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने, सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरिया की धरती पे कदम नहीं रखा था। अब ये बदल चुका है ना। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लिए, ये विजिट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ईरान के लिए भी। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, काफ़ी कुछ जानने को है विदाउट अ डाउट। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। नाउ इस टॉपिक को हम 3 तरीके से कवर करेंगे। ट्रंप का ये जो मूव है कितना बड़ा है, उसके अलावा इससे ईरान को क्या मैसेज जाता है, फाइनली क्या इससे हम कोरियन पेनिनसुला में जो न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ है इसका अंत देख पाएंगे। नाउ रिसेंटली दुनिया के सामने ये दृश्य आया। ऑफ कोर्स ये काफ़ी हद तक सरप्राइजिंग है क्योंकि रिसेंटली किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की जो समिट थी वो फेल हो गई थी। उसके बाद दोनों लीडर्स इस तरीके से हाथ मिलाते हुए दिखे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया की धरती पे कदम रखा और फिर किम जोंग उन साउथ कोरिया की धरती पे आए। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइन है, ये बेसिकली बॉर्डर है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। पूरी बॉर्डर तो नहीं है, ऑफ कोर्स बॉर्डर का एक पार्ट है और इस पूरे एरिया को ये लोग कहते हैं डी मिलिटराइज जोन, यानी DMZ, मतलब कि यहाँ पर मिलिट्री की प्रेजेंस नहीं है। काफ़ी बार डिप्लोमेट्स के बीच में जो वार्तालाप होती है, अगर कोई लीडर्स आपस में मिलते हैं तो यहीं पर मिलते हैं। तो ये आपके सामने वो दृश्य है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया की धरती पे कदम रख रहे हैं, द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू डू सो। और अजीब बात इस सब में ये है कि ये प्लान नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि ये होने वाला है। खुद किम जोंग उन के हिसाब से भी उनको भी पता नहीं था कि सडनली ये हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ओसाका जापान गए थे फॉर G20 समिट। आपको पता होगा कि 14वां G20 समिट रिसेंटली जापान के शहर ओसाका में हुआ है। जापान जोग्राफिकली बहुत ही ज़रा करीब है नॉर्थ कोरिया के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ओसाका, ये है नॉर्थ कोरिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने G20 के मीटिंग के दौरान ही नॉर्थ कोरिया को फ़ोन किया और वहाँ पे उनसे पूछा कि क्या किम जोंग उन और ट्रंप की मीटिंग हो सकती है और क्या ये सब पॉसिबल है। तो उस वक्त एग्रीमेंट हुआ और फिर किम जोंग उन ने सरप्राइजिंगली इनवाइट किया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप क्यों ना हमारी धरती पे कदम रखिए। और ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे ये साउथ कोरिया है और यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है जॉइंट सिक्योरिटी एरिया। ये नॉर्थ कोरिया के पानमोनजोम नाम के विलेज के काफ़ी करीब है। यहीं पर है वो डीमिलिटराइज जोन जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन मिले थे। बेसिकली इन लोगों की ये वाघा बॉर्डर है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इस इवेंट को किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं और इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या सामने आएगा। देखिए, किम जोंग उन की मेन प्रॉब्लम यह है कि उनका देश आज के टाइम में एक फेलिंग स्टेट के बहुत ज़्यादा करीब है। हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ पर एक रेवोल्यूशन भी हो जाए। आप नॉर्थ कोरिया को देखो तो उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, ना सिर्फ यूएसए द्वारा, उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉर्थ कोरिया ने बहुत बार न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए, आसपास की कंट्रीज़ को चेतावनी दी, यूएसए को चेतावनी दी कि वो यूएसए को अटैक कर देंगे। तो इस टाइप का रोग बिहेवियर देखते हुए नॉर्थ कोरिया में आज के टाइम में आप अगर 2002 से देखें 2019 तक बहुत से सैंक्शंस लग चुके हैं। और रिसेंटली ऑफ कोर्स यूएसए ने कार्सा एक्ट के अंडर, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज टू सैंक्शंस एक्ट, उसके अंडर नॉर्थ कोरिया को और ज़्यादा आइसोलेट कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज के टाइम में ना के बराबर हैं। सिर्फ रशिया और चाइना ही इनफॉर्मली उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं और इस चीज़ का इम्पैक्ट नॉर्थ कोरिया की आबादी पर भी देखने को मिल रहा है। रिसेंटली एक रिपोर्ट में सामने आया है कि नॉर्थ कोरिया के जो 25 मिलियन सिटीजन है, नॉर्थ कोरिया की जो टोटल आबादी है सिर्फ 2.5 करोड़ है, ठीक है। उसमें से 40% यानी 1 करोड़ से भी थोड़ा सा अधिक जो उनकी जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा अंडर न्यूट्रिश्ड है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पे और लार्ज स्केल स्टारवेशन हो सकती है। और रिसेंटली यूनिसेफ ने तो ये बता भी दिया था कि करीब 60,000 बच्चे नॉर्थ कोरिया में भूख के मारे ऑलरेडी मर चुके हैं या फिर मरने की कगार पे हैं। और सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है। सबके अलावा नॉर्थ कोरिया में जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस का एक मास आउटब्रेक देखा गया है नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए ड्रग्स हैं वो नॉर्थ कोरिया में नहीं पहुंच रहे, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ने नॉर्थ कोरिया को जो एड है वो बंद कर रखी है। और रिसेंट यूएन रिपोर्ट्स को आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे ये भी बताया गया है कि हज़ारों लोग सडनली नॉर्थ कोरिया में HIV से भी पीड़ित हैं। तो HIV भी वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है।
तो इंटरनली नॉर्थ कोरिया बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में है। फ़ोटोज़ हमारे पास इस चीज़ की काफ़ी हद तक लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्री मीडिया है नहीं। बीबीसी CNN को वहाँ पर ओपनली रिपोर्टिंग करने की इजाज़त मिलती नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जो मास पावर्टी है वो दुनिया के सामने अभी तक आई नहीं है। मगर सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर कितनी ख़राब है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ कोरिया के लोग क्या करते हैं कि येलो सी के थ्रू, यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ना, यहाँ पे पास में है येलो सी, ठीक है। तो साउथ कोरिया के बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जो बीचेज है ना, ये वाला एरिया, यहाँ से बोतलें फेंकते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, उसमें राइस, वीट, खाना, दवाइयाँ, ये सब होती है। और क्योंकि पानी का जो करंट है वो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ को है, पानी इस तरीके से यहाँ पे जाता है, तो वो बोतलें यहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो इस तरीके से साउथ कोरिया में जो ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के आम इंसान को उनकी सरकार की वजह से सफ़र नहीं करना चाहिए, वो इस तरीके से हेल्प करते हैं वहाँ के लोगों की। और अजीब बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की जो नेवी थी एक टाइम पे ये सब रोकती थी, मगर अब 2016 से सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री भी ये सब अब रोकती नहीं है। ये ओपनली हर रोज़ हज़ारों बोतलें, ये आप कह सकते हैं इनफॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है नॉर्थ कोरिया के लिए, ये वहाँ पर भेजी जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की हालत इस वक्त क्या है, और ये कंट्री कभी भी क्रम्बल कर सकता है। ये होने के चांस हैं कि देखिए यहाँ पे जो आम आदमी है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे जो मिलिट्री है या फिर और जो एस्टैब्लिशमेंट्स है कभी भी किम जोंग उन के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, और इनकी जो मिलिट्री है वही कहे कि हम अपने लीडर की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे सहमत नहीं है, हम ओवरऑल कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हैं। तो किम जोंग उन इज़ ए मैन अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। किम जोंग उन के लिए बेस्ट केस सिनेरियो आज के टाइम में ये रहेगा कि उन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं, जो उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर उनके पास वेपन्स हैं, वो सरेंडर कर दें, और उसके बदले में यूएसए के साथ उनकी एक ऐसी डील हो जाए जहाँ पे किम जोंग उन अपनी पोजीशन संभाले रहेंगे, नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप रहेगी, मगर वहाँ पर ट्रेड शुरू हो जाएगा, फ्री ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, मगर जो मीडिया है उसकी इंटरफेरेंस नॉर्थ कोरिया में ना के बराबर रहेगी, ताकि किम जोंग उन अपनी पावर में बने रहें। क्योंकि ऑफकोर्स जैसे ही नॉर्थ कोरिया में फ्री मीडिया आ गया, वहाँ पे पत्रकारों को फ्रीडम मिल गई, लोगों को फ्रीडम मिल गई, तो इमीडिएटली लोग सवाल उठाएंगे कि किम जोंग उन एक ही आदमी, एक ही फैमिली का एक लगातार इतना बड़ा डोमिनेंस क्यों है नॉर्थ कोरिया पे। तो किम जोंग उन बहुत ही, मैं कहूँगा, स्ट्रैटेजिकली एक डील करना चाहते हैं यूएसए से। तो किम जोंग उन की बहुत ही स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, और ये सब पूरा करना एक, मैं कहूँगा, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा यूएसए के लिए। क्योंकि अगर यूएसए नॉर्थ कोरिया की तरफ हाथ बढ़ाता है और ऐसी कोई डील होती है, तो यूएसए पर भी प्रेशर होगा कि नॉर्थ कोरिया में जो ह्यूमैनिटेरियन अब्यूज़ हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, और किम जोंग उन की रजीम है उसको भी हटाया जाए। तो इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है, मगर उस सिंपल सोल्यूशन तक पहुंचना एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। अब ये जो डिफ़िकल्टी है ये और ज़रा बढ़ जाती है जब नॉर्थ कोरिया की इस्टेब्लिशमेंट देखती है लीबिया का एग्जाम्पल। लीबिया का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा मुअम्मर गद्दाफ़ी के बारे में, एक बहुत ही फेमस डिक्टेटर था लीबिया का। अब मुअम्मर गद्दाफ़ी की जो रजीम थी वो भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे थे। यूएसए ने लीबिया की सरकार को ये प्रपोजल दिया कि अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम सरेंडर कर दो, उसके बदले में गद्दाफ़ी वापस राज कर सकता है लीबिया पे, हम गद्दाफ़ी को कुछ नहीं कहेंगे, और लीबिया जरे जिस तरीके से चल रहा है चलता रहेगा, बस अपने न्यूक्लियर वेपन्स त्याग दो और हम उसके बदले में जो सैंक्शंस उन पर लगा रखे हैं वो हटा देंगे। उस वक्त लीबिया के डिक्टेटर गद्दाफ़ी ने ये बात मान ली थी, मगर गद्दाफ़ी की एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जैसे ही लीबिया ने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम अपना ख़त्म किया, उसके 8 साल बाद नेटो बैक्ड जो रेबल्स थे लीबिया में, उन्होंने गद्दाफ़ी को एक लीबियन सिविल वॉर में मरवा डाला। और गद्दाफ़ी का जो हश्र हुआ है उसको देखते हुए बहुत सारे जो डिक्टेटर्स हैं दुनिया भर में वो काफ़ी हद तक सहमे हुए हैं, इंक्लूडिंग किम जोंग उन। किम जोंग उन के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम त्याग दे, उसके 5-6 साल बाद अचानक से जिस तरीके से गद्दाफ़ी के अगेंस्ट एक सिविल वॉर खड़ी हो गई थी लीबिया में, नॉर्थ कोरिया में भी हो सकता है, और किम जोंग उन का हाल भी गद्दाफ़ी की तरह हो सकता है। तो इसलिए कोरियन पेनिनसुला में जो सारा इशू है प्राइमरली नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर वेपन्स का, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अंडरस्टैंडिंग की और म्यूचुअल ट्रस्ट की। तो अभी के लिए ट्रम्प की जो विजिट है उसने एक चीज़ अचीव करी है कि नॉर्थ कोरिया में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, कुछ हद तक जो ट्रस्ट है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ वो बड़ा होगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है,
यूएस और नॉर्थ कोरिया ने यही डिसाइड किया है कि जो ये प्रॉब्लम है आज के टाइम में, इसको सॉल्व करने के लिए आने वाले टाइम में भी काफ़ी मीटिंग्स वो करते रहेंगे। मगर अगेन, आप अगर ईरान की जो प्रॉब्लम है उसको नॉर्थ कोरिया की प्रॉब्लम से कंपेयर करके देखो तो ईरान की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सिंपल है। ओबामा ने एक बार को ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करके ईरान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही दिया था। ट्रम्प भी ऐसा कर सकते हैं फिर से डील करके, मगर नॉर्थ कोरिया की प्रॉब्लम ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट इवन दो ये सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, अगर मान लीजिए ट्रम्प और किम जोंग उन आने वाले कुछ महीनों में एक ढांचा तैयार कर लेते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं इवेंचुअल न्यूक्लियर वेपन्स के डिसआर्मामेंट का, और उसके अलावा किम जोंग उन किस तरीके से नॉर्थ कोरिया को ओपन करेंगे फॉर फ्री ट्रेड और किस तरीके से सैंक्शंस खत्म होंगे, इसका एक ढांचा भी बन जाए तो इससे ईरान पर ट्रिमेंडस प्रेशर आएगा। वर्ल्ड कम्युनिटी में ईरान बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा। अभी के लिए दो जो प्रॉब्लम्स है, नॉर्थ कोरिया और ईरान, एक प्रॉब्लम सॉल्व दिखेगी, दूसरी प्रॉब्लम जो ईरान है उस पर यूएसए अपने एलाइज के साथ और प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। तो अब ईरान के सामने दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने ट्रम्प को वेलकम किया, उसी तरीके से ईरान भी अब यूएसए से बात कर सकता है एक नई न्यूक्लियर डील के बारे में, जिसमें ऑफ कोर्स ट्रम्प की एडेड शर्तें होंगी। जो ओबामा के टाइम में न्यूक्लियर डील हुई थी उससे ज़्यादा ये काफ़ी कड़ी एक डील होगी। इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ईरान टू साइन इट। ईरान के पास एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सिंपली ये है कि बस वेट करते रहें, और अगर नॉर्थ कोरिया के साथ यूएसए के जो रिलेशंस है बढ़ते हैं और एक प्रॉपर वहाँ पे डील निकल के आती है, फिर ऑफ कोर्स ईरान के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मैं कहूँगा ओवरऑल डोनाल्ड ट्रम्प का ये बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक डिसीजन था, क्योंकि अगर आप मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे होता है कि नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ती, ईरान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ती, तो भी डोनाल्ड ट्रम्प जो 2020 के इलेक्शन है वहाँ पे अपनी जनता के सामने खड़े हुए कह सकते हैं कि देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ कोरिया गया, हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान में से एक जो प्रॉब्लम है नॉर्थ कोरिया की वो हम सॉल्व कर दें। तो हर तरफ से ये एक ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक मूव था बाय डोनाल्ड ट्रम्प। सो ये था एनालिसिस इस पूरी वीडियो का, इस पूरे टॉपिक का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।